ये सरदार है, दाढ़ी भी रखता है, पगड़ी भी बांधता है, ये हिंदी में क्यों बोल रहा है? ऐसे कुछ कमेंट्स हैं जो हमारे पिछले प्रोग्राम्स के ऊपर आए कि बॉलीवुड के अंदर जो एक सिख को दिखाया जाता है तब आपके जहन में जरूर एक हास्य पात्र, एक हास्य किरदार की एक तस्वीर बनती होगी। कॉमेडी कैरेक्टर बना के सिखों को जो फिल्मों के अंदर दिखाया जाता है, इस चीज को क्या माने कि कॉमेडी लाइन के ऊपर ही बेस करके दिखाया गया या असल में कहीं ना कहीं ये प्लान रहा होगा। संता बनता जोक्स जो हैं वो निकल के आ गई। बहुत सारे लोग कहते हैं वो सतवंत सिंह जी और बेअंत सिंह जी के ऊपर जोक्स हैं, तो संता बनता जोक्स भी उसी एरिया, उसी टाइम के आसपास हुई हैं। वो जो सिखों की एक वीरता है, जो सिखों का एक अपना एक अलग से चार्म है जी, उनको डीमीन करने के लिए वो किया गया है। उसको ये लोग एक वर्ड यूज़ करते थे, ख़ास तौर पे ये मालवे के कॉलेजेस में हुआ, तो उनको बोलना कि चल ज्ञानी। जो ज्ञानी होता है ना, ये बड़ा अच्छा वर्ड है कि जिसके पास बहुत ज्ञान हो वो ज्ञानी है। उन दिनों पंजाब में इस वर्ड को, ज्ञानी को, एक गाली की तरह प्रमोट किया गया। जॉनी लीवर का कैरेक्टर आप देख लें, मुझे फिल्म का नाम भूल गया लेकिन वो बड़ी एक राजा हिंदुस्तानी, हाँ राजा हिंदुस्तानी है ना, उसमें आप देख लो उनका वो बड़ा अजीब सा कैरेक्टर है, उसकी पगड़ी बड़ी अजीब सी है। उनको उन्होंने इतना क्लाउनिशली उसको डिस्प्ले कर दिया कि ले ऐसी भी पगड़ी होती है ना, कि वो पगड़ी पहनने से हमारे बच्चे डरने लगते। तो ये बॉलीवुड ने किया है, प्लान का हिस्सा होगा। कौन सा प्लान वो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना पक्का है कि ये ज़्यादा इसका तूल पकड़ी है आफ्टर 84। उन दिनों जब सिखों की पगड़ियाँ उतार के उनके गले में पहन डाली गई, जो नस्ल खुशी में करने को ये भी हो सकता था कि बहुत सारे सिख कहते कि अब हमने पगड़ी पहननी ही नहीं, लेकिन उन्होंने अगले ही दिन फिर से वो पगड़ी पहनी। या पीके फिल्म आई तो उसके अंदर एक बुजुर्ग सिख किरदार का रोल दिखाया गया जो सड़कों के ऊपर पैसा मांग रहा है लोगों से। हवा चलती कि भाई हमने कभी सिख को भिखारी नहीं देखा, पैसे मांगते हुए नहीं दिखा। जो लोग मान रहे हैं वो चीज बॉलीवुड दिखा रहा है कि भाई सिख सड़कों पे पैसे मांग रहा है। पैदा की जा रही है बात कि बच्चे होंगे तो ऐसे होंगे, बुजुर्ग होंगे तो ऐसे होंगे, तो पूरी पीढ़ी को दिखाने की कोशिश की जा रही है। वो क्या करता रहता है, वो पता नहीं क्या तारे गिनता रहता है ऐसे ऐसे जी। और वो अपनी उंगली, उसका कोई लॉजिक नहीं है। वो फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए इम्पोर्टेंट बच्चा नहीं है, जिसके अंदर दो सास और बहू बैठ के शराब पी रही है ना। जी। तो हमारे घरों में ये ऐसे नहीं होता कि सास बहू बैठ के और पैग लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुमको कितना चाहिए। तो वो सिर्फ एक पीढ़ी नहीं, वो पूरी की पूरी जो सिख कम्युनिटी है उसको टारगेट किया जा रहा है। पहली बात तो वो गदर का जो कैरेक्टर है, मुझे वो कहीं से सिख नज़र नहीं आता। जब ये हो रहा था इसमें बहुत बड़े नाम, गुरदास मान साहब का नाम बीच में है जी, और यहाँ पे एक ग्रोन अप बंदा कह रहा है कि मेरी बीवी मुझे दे दो, मैं यहाँ पे रहने के लिए भी तैयार हूँ, मैं मुसलमान बनने के लिए तैयार, राष्ट्र के बारे में बात नहीं सुनूंगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो बॉलीवुड ने सिखों को स्टीरियोटाइप किया कि तुम कौर की बात करते हो ना कि कौर बड़ी बहादुर होती हैं, ये है तुम्हारी कौर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिक्खी अनप्लग देख रहे हैं आप। अरे ये दो सिख हिंदी भाषा में बात क्यों कर रहे हैं? ये सरदार है, दाढ़ी भी रखता है, पगड़ी भी बांधता है, ये हिंदी में क्यों बोल रहा है? ऐसे कुछ कमेंट्स हैं जो हमारे पिछले प्रोग्राम्स के ऊपर आए। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हमारा मकसद यही है कि सिक्खी के अंदर जो कुछ भी चीजें जबरन डाली जा रही हैं, जो मनमुटाव जबरन पैदा किए जा रहे हैं, उन सब चीजों के ऊपर खुल के बात करें और हिंदी भाषा के अंदर बात करें। कई लोग हैं ऐसे जो सिक्खी को समझना चाहते हैं। बड़ी गिनती है ऐसे भाई बहनों की जो हिंदी भाषा के अंदर बात करना चाहते हैं। ये प्रोग्राम उनके लिए होते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो सिख हैं लेकिन पंजाब से बाहर रहते हैं। उनके लिए हिंदी भाषा के अंदर आसानी से कई चीजों के ऊपर बात करके उनको समझाना कि सिक्खी के अंदर लोहड़ी मनाना जरूरी है या नहीं, सिक्खी के अंदर शहादतों का मतलब क्या है, और सिक्खी के अंदर जब सिद्धांतों से खिलवाड़ हो तब क्या करना चाहिए एक सिख को। मकसद इतना ही है कि प्रोग्राम हिंदी में क्यों है। आज के विषय की बात करते हैं। आज का विषय है हमारा कि बॉलीवुड के अंदर जो एक
सिख को दिखाया जाता है। पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल के बॉलीवुड की फिल्मों को अगर देखें, चाहे किसी एक सिख का अहम किरदार हो, साइड रोल हो, कोई बच्चा हो, कोई बुजुर्ग हो, जब जब उनको दिखाया जाता है तब तब आपके जहन में जरूर एक हास्य पात्र, एक हास्य किरदार की एक तस्वीर बनती होगी। कॉमेडी कैरेक्टर बना के सिखों को जो फिल्मों के अंदर दिखाया जाता है, सिखों की वीरता, सिखों की बहादुरी और सिखों का जो बलिदान रहा है, उसके ऊपर बात कम क्यों होती है, यह भी एक विषय आ जाता है। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर किरणप्रीत कौर जी हाजिर हैं। किरणप्रीत कौर जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। किरणप्रीत जी, बॉलीवुड ने जो सिखों की किरदार कुशी की है, इसको हम अलग अलग अगर सालों के अंदर आई फिल्मों के अंदर देखें, हम महसूस करते हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइड जो जा रहा है कि वो यही है कि सिख सिर्फ बल्ले बल्ले करते हैं, भंगड़ा पाते हैं, शराब की बातें होती हैं, या सिर्फ सिख एक कॉमेडी कैरेक्टर है। तो हाँ। ये सारी चीजें जो होती हैं, या हम इन सब चीजों को कॉमेडी लाइन के ऊपर ही देखें, या असल में किसी प्लान तरीके के साथ ये सब कुछ किया जाता है। जो भी कभी भी कुछ भी होता है तो वो प्लानिंग का ही हिस्सा होता है। अब जी। प्लानिंग की किसने है, वो प्लानिंग कौन सी है, उसके लिए हमें थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि हमें थोड़ा परहेज़ करना चाहिए हर चीज़ को एक संस्था के माथे मढ़ने से, कि ये काम हुआ तो ये भी उस एसएसएस ने किया, ये हुआ तो वो भी एसएसएस ने कर दिया। जी। सो मैं उसका नाम भी पूरा इसलिए नहीं ले रही क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं है ये करने को कि ये उन्हीं का ही प्लान था। ये यहाँ ये बॉलीवुड का अपना कोई एक फैंसी दुनिया से निकला हुआ कुछ प्लान है। जी। लेकिन अगर आप देखें तो बिगिनिंग से जो फिल्में बनती आई हैं, उसमें जो सिखों का किरदार दिखाया गया है, वो बड़ा अच्छा दिखाया जाता था। मुझे याद है कि हमारे जब दूरदर्शन पे फ़िल्म आया करती थी, तो वहाँ पे प्राण साहब की फ़िल्म का एक मुझे सीन अभी भी याद है, क्योंकि मेरे दिमाग में वही आते हैं जब भी मैं देखती हूँ कि फ़िल्मों का ये ट्रांज़िशन कैसे हुआ है। तो उसमें ट्रक ड्राइवर बने होंगे या कुछ भी बने होंगे, वो कभी भी बहुत बड़ी कंपनी के मालिक नहीं दिखाए वो ट्रक ड्राइवर या ऐसा कुछ ही जी। गए हैं। लेकिन वो हमेशा किसी और की हेल्प के लिए आगे आते हुए दिखाए गए हैं, हमेशा। जी। ये अगर आप ट्रांज़िशन देखें ना, तो ट्रांज़िशन शुरू हुआ है 84 के बाद। उसके बाद कि अगर आप फ़िल्मों का सिलसिला देखें, लगातारता देखें, तो उसमें आपको दिखेगा कि सिखों के कैरेक्टर अजीब से बल्ले-बल्ले और ये सारा कुछ संता-बनता जोक्स जो हैं वो निकल के आ गई। बहुत सारे लोग कहते हैं वो सतवंत सिंह जी और बेअंत सिंह जी के ऊपर जोक्स हैं। तो संता-बनता जोक्स भी उसी टाइम के आस-पास हुई हैं। तो वो फिर लगता है कि एक प्लान्ड तरीके से वो जो सिखों की एक वीरता है, जो सिखों का एक अपना एक अलग से चार्म है, जी। उनको डीमीन करने के लिए वो किया गया है। मैं थोड़ा-सा पंजाब के कॉन्टेक्स्ट से बात करती हूँ, बॉलीवुड तो साथ में रह गई, लेकिन पंजाबी कॉन्टेक्स्ट जी। से। पंजाब में ना 78 के आस-पास, मेरा तब जन्म नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी जो हमें नज़र आता है, जो हमें पता चलता है, उस दौरान जो बंदा भी पगड़ी पहनता था, दाढ़ी प्रकाश करता था, उसको ये लोग एक वर्ड यूज़ करते थे, ख़ास तौर पे ये मालवे के कॉलेजेस में हुआ, तो उनको बोलना कि चल ज्ञानी। हम्म। जो ज्ञानी होता है ना, ये बड़ा अच्छा वर्ड है कि जिसके पास बहुत ज्ञान हो, वो ज्ञानी है। लेकिन उन दिनों पंजाब में इस वर्ड को, ज्ञानी को एक गाली की तरह प्रमोट किया गया, और किया कि इन्होंने जो कम्युनिस्ट लोग थे, जो कॉलेजेस में जो कॉमरेड किस्म के लोग थे, उन्होंने जो भी जिसने भी दाढ़ी रखी है या उसने पगड़ी पहनता है या प्रॉपर वो गुरसिख है, तो उसको ज्ञानी ज्ञानी कह के उसको लड़कियों के बीच में उसकी खिल्ली उड़ाना, या कहीं और पे भी जब 10 बंदे बैठे हैं तो वहाँ पे अच्छा अच्छा वो ज्ञानी अभी, और ये चीज़ ख़त्म वहाँ नहीं हुई है, ये अभी तक चलती आ रही है। जी। अगर आप देखें तो सिद्धू मूसेवाला का अभी कत्ल हुआ है, जी। और एक बड़ी बहुत बुरी एक जो प्रॉपर चली थी उन दिनों चैट्स का सिलसिला, लोगों की चैट्स वायरल हुई, लीक हुई, तो उस चैट में भी ये वर्ड आया, और वो वर्ड था कि ज्ञानी
मन ज्ञानी ठोक देता है या पता नहीं समथिंग ऐसे। तो उसमें भी उसको ज्ञानी, वो ज्ञानी क्यों? क्योंकि वो कहता था कि माई टर्बन इज माई प्राउड, है ना, माई प्राइड। तो वो अपनी पगड़ी को लेके, जो बंदा भी गुरसिक्खी के साथ जुड़ा है जी उसको ऑर्थोडॉक्स कर दो, उसको बोल दो कि इसके पल्ले तो कुछ है ही नहीं, उसको डीमीन कर दो। ये पूरा जो बॉलीवुड का सिस्टम है किसी को भी छोटा करके दिखाने का, वो इसी में से निकलता है कि इनको डीमीन कर दो। तो मुझे ये कहने में हिचक नहीं होती कि ये किसी एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था। और वो प्लानिंग क्या थी? स्टीरियोटाइपिंग करना। किसी को भी स्टीरियोटाइप कर दो तो उसको आप बाद में उसके ऊपर अपना रंग चढ़ा सकते हो। जी फॉर एग्जाम्पल, कोई दीवार है आपके घर पे, आप रोज उसको बोलो इसमें ना ये अच्छा नहीं लग रहा, इसमें वो अच्छा नहीं लग रहा, एट द एंड कभी ना कभी जाके आप ही के घर वाले बोलेंगे चलो इसको चेंज कर दो, राइट? बिल्कुल ऐसे ही, और ये कुछ नया नहीं है, ये हुआ है, पहले भी हुआ है। पहले लिटरेचर के साथ हुआ है, मीडिया बाद में आया। मैं अफ्रीकन लोगों की बात करती हूँ क्योंकि मेरी रिसर्च उन पे है। तो अफ्रीका के जितने भी जो वो इंडिजिनस लैंग्वेज थी उनकी, जो उनके अपने धर्म थे, जब उनको रिप्रेजेंट किया गया, अंग्रेज़ों ने जब उनको रिप्रेजेंट करना शुरू किया, तो उनको ऑर्थोडॉक्स, उनको विलेनस ऐसे कर करके किया जी कि इनके पल्ले तो कुछ है नहीं, ये बोल अच्छा नहीं सकते, ये इनके बिलीफ अच्छे नहीं हैं। तो उससे हुआ क्या? उससे रास्ता मिला कि अब इनको ठीक कर लो। जी तो जब वो ठीक करने लगे तो वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज गए फिर अपनी किताबें साथ लेके। अब अगर आप उसी प्लान को आप बॉलीवुड पे लगा के देखो तो क्या होता है कि एक सिख किरदार है जिसने टेढ़ी मेढ़ी पगड़ी पहनी, आपकी पगड़ी है, और वहाँ पे जो सो कॉल्ड अक्षय कुमार जो है ना, जिनको पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं, जो वो पगड़ी पहनते हैं वो क्लाउन लगते हैं। ही लुक्स क्लाउनिश। जी जो आपकी पगड़ी है, आपकी पगड़ी में अथॉरिटी है। वो जो बनी बनाई पगड़ियाँ होती हैं उनको सर पे ऐसे ही रख के और वो चल देते हैं। जी और ऐसे सिर्फ वो नहीं, जॉनी लीवर का कैरेक्टर आप देख लें, मुझे फिल्म का नाम भूल गया लेकिन वो बड़ी एक, राजा हिंदुस्तानी हाँ, राजा हिंदुस्तानी, है ना, उसमें आप देख लो उनका वो बड़ा अजीब सा कैरेक्टर है, उसकी पगड़ी बड़ी अजीब सी है। सो वो पगड़ी जो सिखों की शान है, जी उनको उन्होंने इतना क्लाउनिशली उसको डिस्प्ले कर दिया कि ले ऐसी भी पगड़ी होती है ना, जी कि वो पगड़ी पहनने से हमारे ही बच्चे डरने लग गए। हमारे ही बच्चों को ये लगने लग गया कि मैं ऐसा लगूंगा, है ना। तो वो जो एक पगड़ी की जो जो अथॉरिटी थी वो उसको डिमिनाइज कर दिया गया, डिमिनिश कर दिया गया। तो ये बॉलीवुड ने किया है। प्लान का हिस्सा होगा, कौन सा प्लान वो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना पक्का है कि ये ज़्यादा इसका तूल पकड़ी है आफ्टर 84, जी है ना, जब सिखों का इन्होंने एक स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन करनी शुरू करी। उनको दारू में, उनको हमेशा अच्छा जी सिख है, पंजाबी हैं, सिख हैं तो इनको शराब पीनी पीनी है। जी तो वो रिप्रेजेंटेशन के चक्कर में इन्होंने ये सब कुछ किया है। तो लगता है कहीं ना कहीं कि जब ये कर रहे थे तो बैक एंड में वही था जी कि जो इनका वैलर है, जो इनका विगर है, जो जिस तरीके से ये लोग अपनी अपनी पहचान से प्यार करते हैं। जी आप देखें ना कि उन दिनों जब सिखों की पगड़ियाँ उतार के उनके गले में पहन डाली गई जो नस्ल कुशी में, तो करने को ये भी हो सकता था कि बहुत सारे सिख कहते कि अब हमने पगड़ी पहननी ही नहीं, जी लेकिन उन्होंने अगले ही दिन फिर से वो पगड़ी पहनी। वही पगड़ी जिसको देखकर इन्होंने पहचान करी कि ये सिख है, इसको मार दो, जी वो पगड़ी उन्होंने उतारी नहीं। तो इस तरह से अपनी आइडेंटिटी से प्रेम करने वाले लोग, जी है ना, उनकी आइडेंटिटी को इतना छोटा कर दो कि उनको लगे कि हम तो पूरी दुनिया में से अलग ही लगते हैं और जी अजीब लगते हैं। आपने यहाँ पे 1984 का जिक्र किया। ये भी धारणा हो सकती है कि उस समय के अंदर पंजाब का सिनेमा थोड़ा वीक होना शुरू हो चुका था, जो 1998 1999 तक रहा, उसके बाद से रिवाइव होना शुरू हुआ। तो उस दौर के अंदर जो बॉलीवुड ने सिखों का किरदार बनाना शुरू कर दिया था, उसके ऊपर मैं जरूर आऊंगा, लेकिन हम पहले पूरे बॉलीवुड की बात कर लें। बॉलीवुड के अंदर ये रहा है कि जब भी कोई सिख दिखाना है, चाहे वो कुछ कुछ होता फिल्म के अंदर एक बच्चे का करेक्टर हो, या पीके फिल्म आई तो उसके अंदर एक बुजुर्ग सिख किरदार का रोल दिखाया गया जो सड़कों के ऊपर पैसा मांग रहा है लोगों से। जो हम सारे लोगों सोशल मीडिया के ऊपर हवा चलती कि भाई हमने कभी सिख को भिखारी नहीं देखा, पैसे मांगते हुए नहीं दिखा। जो लोग मान रहे हैं वो चीज बॉलीवुड दिखा रहा है कि भाई सिख सड़कों पे पैसे मांग रहा है। तो ये पैदा की जा रही है बात कि बच्चे होंगे तो ऐसे होंगे, बुजुर्ग होंगे तो ऐसे होंगे। तो पूरी पीढ़ी को दिखाने की कोशिश की जा रही है।
आप वो छोटे बच्चे से ही ले लो, वो क्या करता रहता है, वो पता नहीं क्या तारे गिनता रहता है ऐसे ऐसे, जी और वो अपनी उंगली, उसका कोई लॉजिक नहीं है। वो बच्चे का कैरेक्टर अगर आप पूरी फिल्म को कॉन्टेक्चुअलाइज करके देखें, तो वो अगर बच्चा वहाँ पे ना भी होता तो फिल्म को कोई फर्क नहीं पड़ना जी था। वो फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए इम्पोर्टेंट बच्चा नहीं है, और उस बच्चे को फिर पिक करना कि वो अपनी पटकी बांध के और फिर वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, और उसके सामने कोई और दूसरे बच्चे हैं जो बड़े इंटेलिजेंट भी दिखाए जा रहे हैं। जो वो लड़की है जी वो इतनी इंटेलिजेंट है कि वो अपने पिता के इमोशंस को भी समझ रही है। बिल्कुल एक तरफ वो बच्ची है, दूसरी तरफ वो बंदा है जिसको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, वो बस तारे ही गिनी जा रहा है ना। तो ये जो नॉनसेंसिकल सिखों को दिखाने का जो परंपरा है, ये बॉलीवुड ने शुरू करी। आप देखें कि नरेंद्र सिंह कपानी, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, वो अगर जाके देखना शुरू करें तो हमारे पास वो सिर्फ एक नहीं है नरेंद्र सिंह कपानी एक नहीं, लेकिन बहुत सारे, उनको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स बोला जाता है ना। फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर उन्होंने काम किया है। तो उन लोगों की, आप उनकी इंटेलिजेंस को कहाँ रखते हो जब आप ऐसे ही कुछ करते हो? सिर्फ वो क्यों, और भी बहुत सारे कैरेक्टर जब हम देखते हैं फिल्मों में, तो एक बड़ा अच्छा एक वो सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी जी आता है। अब वो उस सीरियल में बाकी सबका कुछ ना कुछ एक लॉजिकल कुछ है। ये एक बंदा है बेचारा मिस्टर सोडी, उसके पास कुछ नहीं है। हाँ, वो बड़ा दिलदार दिखाया गया है, लेकिन वो हमेशा क्या, वो दारू शारू जी। अब आप बताओ, आप सिख हो, आपने कितनी बार दारू पी है? मैंने एक बार भी नहीं। एक बार भी नहीं पी। जी हमारे पास ऐसे कितने सिख हैं जो कभी दारू नहीं पीते? क्यों नहीं पीते? क्योंकि हमारे धर्म में ही मना है। आप सिख होके शराब नहीं पी सकते। हाँ, कोई अपनी मर्जी से पी रहा है तो वो अलग अलग जगह पे हमेशा कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। जी मुसलमानों में शराब हराम है, फिर भी बहुत सारे मुसलमान हैं जो पीते हैं। जी तो वो, उसको हम ये नहीं कह सकते, वो स्टीरियोटाइपिंग नहीं हो सकती। मैं एक अपनी एक बात बताती हूँ। एक हम फंक्शन में थे, कहीं फंक्शन, एक मीटिंग थी, तो वहाँ पे कुछ और लेडीज़ भी थी और मैं भी थी और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स। तो उन्होंने ना, जैसे पूछते हैं आप कौन सी वाइन लोगे, जी तो मैंने कभी पी नहीं शराब। जब मैंने बोला कि मैं नहीं पीती, तो अरे कभी नहीं पी मैंने, नहीं तो फिर तुम पंजाबी कैसे हो, तुम तो सिख हो, सिखों में तो पीते हैं। जी तो फिर मैंने उनको बताना पड़ा कि नहीं जी, सिखों में नहीं पीते, ये सिर्फ बॉलीवुड के सिखों में पीते हैं। ये सिर्फ वो जो ड्रामा, वो जो सारा है ना, जिसमें पंजाबियों को बड़ा एक अजीब सा करके दिखाया जाता है। पंजाबी भी देखिए, पंजाबी भी अलग अलग, जब उन्होंने पंजाबियों का कोई एक अच्छा करेक्टर दिखाना होता है, फिर वो कोई और रिलीजन दिखाते हैं। जी जब उन्होंने पंजाबियों का कोई एक सन की सा करेक्टर, जिसके अल्ले पल्ले कुछ नहीं है ना, जिसको समझ ही नहीं आ रही मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो फिर सिख दिखाते हैं, जी है ना। तो ये पूरी की पूरी पीढ़ी की जो आपने बात करी ना, आप लेडीज की बात कर लो तो लेडीज को भी वो ऐसे ही डिपिक्ट कर रहे हैं। जी औरतें, जो पंजाब की औरतें हैं, सिख औरतें हैं, वहाँ पे बकायदा फिल्मों में, अब फिल्मों के नाम आप खुद बताते जाना, क्योंकि मुझे नाम नहीं बहुत याद। जिस चीज का आप जिक्र कर रही हैं, चाहे शायद वो विकी डोनर फिल्म, जिसके अंदर दो सास और बहू बैठ के शराब शराब पी पी रही रही हैं, है हैं। ना। जी तो अब मैंने कभी, मेरी मम्मा, जो मेरी माता जी हैं, मेरी दादी है, मेरी नानी है, मेरी मासियाँ हैं, मेरी बुआ है, मैं अगर उनको कभी बोल भी दो, जहाँ पे आदमी शराब पी भी रहे होते हैं ना, वो जी उस तरफ भी नहीं जाती हैं। और मुझे लगता है यही आपके घर पे भी होता होगा, जी है ना। तो हमारे घरों में ये ऐसे नहीं होता कि सास बहू बैठ के और पैग लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुमको कितना चाहिए। तो वो सिर्फ एक पीढ़ी नहीं, वो पूरी की पूरी जो सिख कम्युनिटी है, उसको टारगेट किया जा रहा है। प्लानिंग के अंडर हो रहा है, यस, प्लानिंग के अंडर हो रहा है। क्या प्लानिंग है? प्रॉबेबली वो किसी और को बड़ा दिखाना चाहते हैं, या जिनको, जैसे वो एक बड़े सोफिस्टिकेटेड लोगों की जो श्रेणी होती है, उसमें वो नहीं रखना चाहते सिखों को। जी बड़े ही एक वाइल्ड किस्म के लोग जो हैं वो दिखाए जाते हैं। तो ये तो हो रहा है। जी सिख कैरेक्टर दिखाना साइड रोल के अंदर, और बॉलीवुड ने कम से कम 20 से 30 साल लिए किसी एक सिख कैरेक्टर को एज अ मेन स्ट्रीम हीरो दिखाने के लिए। चाहे वो हम गदर के सनी देओल की बात कर लें, रॉकेट सिंह के रणबीर कपूर की बात कर लें, हाल फिलहाल के अंदर भी अच्छी ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी हमको कुछ देखने को मिला जिसके अंदर अच्छे सिख थे या नहीं, अच्छे सिख कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। क्या ऐसे कैरेक्टर्स
सिक्खी के जो परिभाषा है उसको स्क्रीन के ऊपर क्या 1% भी दिखा पाते हैं, चाहे वो राइटर्स की बदौलत हो, चाहे वो डायरेक्टर की बदौलत हो, चाहे उनके अपनी समझ की बदौलत हो? देखिए सिक्खी के ना, अगर किसी को सिख करेक्टर के साथ जी। न्याय करना है, जस्टिस उसको साथ जस्टिस करना है, तो उनको सिक्खी पढ़नी पड़ेगी। ये शायद ना एक कन्फ्यूजन है कि सिख करेक्टर दिखाना है जी, उसको पगड़ी बांध दो और दाढ़ी, वो क्लाउन, मैं उनको क्लाउन कहती होती हूँ, लेकिन एनीवेज आई विल नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, लेकिन वो जो एक क्लाउनिश सी रिप्रेजेंटेशन है कि जिसमें दाढ़ी लगा लो, है ना जी। तो वो बन गया जी सिख हो गया। इतनी सी डेफिनेशन नहीं है सिक्खी की, है ना। अगर आप किसी को भी दिखाते हो, है ना, तो आपको उनकी प्रॉपर स्टडी के बाद दिखाना पड़ेगा। आप गदर की बात कर रहे थे, पहली बात तो वो गदर का जो करेक्टर है, मुझे वो कहीं से सिख नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि पगड़ी उसने पहनी हुई है, क्लीन शेवन वो है, और बात हो रही है 1947 की। जी। 1947 में सिख ऐसे नहीं दिखते थे। ये जो दाढ़ी क्लीन शेव करने का जो चलन है, मैं फिर उसी बात पे आती हूँ कि ये 1978 के बाद ज़्यादा हुआ है। ये नहीं कह रही कि पहले हुआ ही नहीं करता था, पहले भी थे, लेकिन 1984 के बाद ज़्यादा हुआ है। हुआ कैसे है, इसको आप थोड़ा सा रिलेट करेंगे पंजाबी इंडस्ट्री, पंजाबी मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बॉलीवुड के साथ। कैसे? उन दिनों जब हमारे जो बच्चे थे आफ्टर 84 अंडर ऑपरेशन वुड रोज, जब वो हमारे बच्चों को घरों से उठा के मारा जा रहा था, पंजाब में से कम 2 लाख के आसपास, जो बिल्कुल ये आप वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि सरकारी आंकड़े कुछ और बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास जसवंत सिंह खालड़ा जैसे लोग हैं जिन्होंने 25,000 तक की, जिनको सो कॉल्ड लवारिस लाशें बोल के इन्होंने संस्कार कर दिया पुलिस ने, उन्होंने वारिस निकाले। उन्होंने बताया कि इनके वारिस कौन से थे। मेरे खुद के चाचा, जो मेरे चाचा जी थे, वो पुलिस में ही थे। पुलिस उनको घर से किडनैप करके लेके गई, और जो मतलब वो मेरे रियल नहीं, मेरे पापा के चाचा जी के बेटे, जो उनकी माता जी थी, उनको लगा कि ये पुलिस में ही तो है, ले गए तो फिर क्या हुआ। अब वो जब गए और बस जाते जाते पीछे से उन्होंने अपना एक जो होता है ना शॉल, वो दिया कि बेटा ये साथ ले जा। वहां जाके आफ्टर सम डेज वो जब घर नहीं आए तो इन्होंने पता करना शुरू किया कि क्या हुआ है, और आप यकीन मानिए कि एक कहीं और मालवे के कहीं किसी जगह पे उनकी एक बॉडी मिली, किसी बंदे की, जो लवारिस बॉडी थी, लेकिन वो शॉल से उनकी माताजी ने पहचान लिया था ये मेरे बेटे की बॉडी। और वैसे भी क्योंकि शक्ल हमको पता है, सब पता है, तो पता चल गया था। ऐसे हमारे घरों में कितने लोगों की को इस तरह से, हर घर की कहानी है ये। जब ये सब कुछ हो रहा था, बिल्कुल उन्हीं दिनों जिनको ये लोग सुपर कॉप बोलते हैं, KPS गिल, उन्होंने बकायदा पंजाब के गांव जाकर सभ्याचारक अखाड़े रखवाए। अखाड़े होते हैं जहाँ पे एक सिंगर को बुलाया जाता है, 2 सिंगर भी हो सकते हैं, वो गाते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं। तब पहली बार पंजाब के बच्चों ने कानों में वो जो डालते हैं मुंदरियाँ, जो डालते हैं ना, वो देखा था, और वहाँ से वो प्रमोट करना शुरू हुआ। क्योंकि जो सिख, देखो ये कितनी बड़ी बात है कि बच्चों को पता है कि हम अपनी पगड़ी पहन के बाहर निकलेंगे, पुलिस हमें उठा के ले जाएगी। हमें बिना ये जांचे कि हमारा कोई सो कॉल्ड आतंकवाद से कोई लेना देना है कि नहीं, वो हमें मार देंगे। क्यों? क्योंकि हम अमृतधारी हैं, क्योंकि हमने पगड़ी पहनी हुई है, वो ऐसे ही मार देंगे। वो एथनिक क्लेंजिंग हुई है पूरे पंजाब में से। और उन्हीं दिनों, और इसमें जब ये हो रहा था, इसमें बहुत बड़े नाम, गुरदास मान साहब का नाम बीच में है जी, है ना। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि पंजाबियों को गुरदास मान से गुस्सा क्या हो गया। वो ये गुस्सा है, वो गुस्सा बहुत समय से निकल के आया है जी। तो उन दिनों बकायदा सिखों के बच्चों के लिए परोसा जा रहा था कि तुम्हारी आइडेंटिटी ये भी हो सकती है। तुम बालों को आड़े टेढ़े कटवाओ, कानों में मुंदरियां डालो, नाचो गाओ, खाओ पियो, शराब पियो, कुछ भी करो, और धीरे धीरे करके वो अब उड़ता पंजाब बन गया जी। वो भी फिल्म आई है ना, उड़ता पंजाब बन गया। वो सारा कुछ हमें परोस के दिया गया। पंजाब में एक प्रॉपर जो नस्ल कुशी है वो रुकी नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से गई है। अब आ जाओ गदर फिल्म पे।
गदर फिल्म में जो सिख कैरेक्टर बनाया है, उसने पगड़ी पहनी हुई है लेकिन उसकी दाढ़ी नहीं है, जी। वो क्लीन शेवन है। फिर वो बहादुर भी दिखाया है, वो गया उधर, उसको बोला गया तुम मुसलमान बन जाओ, वो कहता है जी लो जी हम कलमा पढ़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही बात राष्ट्र पे आती है तो वो कहता है कि ये नहीं मैं बर्दाश्त करूंगा, वो बकायदा वो नलका भी उखाड़ लेता है। तो यहाँ पे ना देखना पड़ेगा, ये बात इसमें कोई बुराई नहीं है, राष्ट्र के ऊपर अगर उनको गुस्सा आ रहा है तो ठीक है, जी। लेकिन एक सिख के लिए आप उसको बोलो कि तुम सिख हट जाओ मुसलमान बन जाओ, और वो बोले कि हाँ मैं बन जाऊंगा अपनी बीवी को वापस लेके जाने के लिए। जी। ये सिक्खी वो है जिसमें हमने पहले बात करी, जिसमें छोटे बच्चों ने, जिनको ये बच्चे बोलते हैं हम तो बाबा बोलते हैं, उन्होंने अपनी जान दे दी सिर्फ इसलिए कि हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। जी। और यहाँ पे एक ग्रोन अप बंदा कह रहा है कि मेरी बीवी मुझे दे दो, मैं यहाँ पे रहने के लिए भी तैयार हूँ, मैं मुसलमान बनने के लिए तैयार, राष्ट्र के बारे में बात नहीं सुनूंगा। तो ये जो एक चीज़ है ना, मैं फिर से बोल दूं कि किसी को राष्ट्र अपनी आइडेंटिटी से ज़्यादा प्रिय हो सकता है, गुड, वेरी गुड। किसी के लिए उसकी आइडेंटिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ये तो डिपेंड करता है ना किसकी प्रायोरिटी क्या है ना। सिख की प्रायोरिटी हमेशा सिक्खी रहेगी जी। सिख अपनी सिक्खी को छोड़ के कुछ और पहले नहीं लेके आएगा, जी। चाहे वो कुछ भी हो। मुझे अगर आज कोई बोले कि तुम ऐसे करो, तुम सिक्खी छोड़ दो, तुम सिख ना रहो और तुम्हें ये सब कुछ मिल जाएगा, हम नहीं कर सकते। जी। चाहे कुछ भी हो, हम ठोकर पे रखते हैं चीज़ों को। लेकिन वो चीज तो वहाँ पे ना हमें देखना पड़ेगा कि वो जो कैरेक्टर बनाया गया वो कैरेक्टर क्या था और वो क्या परोस रहा था कैरेक्टर, जी। है ना। वो सिखों को ये बता रहा था कि तुम्हें तुम्हारी सिक्खी छोड़नी पड़े, नो प्रॉब्लम, राष्ट्र हित में हमेशा रहो तुम, है ना, तुम और कुछ भी। दूसरी जो वहाँ पे सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि उस फिल्म में ये बात बोली गई, लो अब ये हो गई सिखणी। अब सिखणी कोई वर्ड होता नहीं है, ये जी। तो आप जानते हैं। सिखों में औरतें भी सिख होती हैं और आदमी भी सिख होते हैं, क्योंकि सिखों में जेंडर के ऊपर बात नहीं होती। हम लोग ये नहीं कहते कि आप आदमी हैं तो मैं औरत हूँ, हमारी अलग से, क्योंकि गुरु नानक हमें एक कैटेगरी में रखते हैं इंसानियत की। जी। आप आदमी हो, आप औरत हो, आपके उतने ही अधिकार हैं जितने मेरे अधिकार हैं, मेरे उतने ही अधिकार हैं जितने आपके अधिकार हैं, और ये दोनों ना कोई ऊपर है ना कोई छोटा है। लेकिन जब ये इस तरह की कैटेगराइजेशन हो जाती है, अब देखिए, और ये जो वर्ड है ना सिखणी, ये बहुत समय से बहुत बार रिपीट किया गया है अलग अलग मूवीज में। तो यहाँ तो ये मिस्टेक है क्योंकि उनको पता ही नहीं। यहाँ पे ये बात आ जाती है कि रिसर्च कम है, सिख शब्द सुना है वो जहन में है उनके, हो सकता है लिखने वाले ने सिंगणी भी सुना हो, सिंह है तो सिंगणी है, तो उन्होंने दोनों को मिक्स करके एक नया वर्ड निकाल दिया ताकि कोई हमारे ऊपर सवाल ना। लेकिन वो फिर उनको पढ़ना चाहिए जी। अगर आप किसी को इस तरह से दिखा रहे हो तो वो पढ़ना चाहिए, और अगर आपने पढ़ा नहीं है तो फिर उसके ऊपर आपको काम करने का कोई हक नहीं, वो भी इस तरह के हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स के ऊपर, है ना। फिर और भी जितने, जैसे बाकी कहीं पे कुछ पॉजिटिव भी दिखाए होंगे, लेकिन पॉजिटिव दिखाना मजबूरी हो जाता है जी। सिनेमा हमेशा इवॉल्व करता है, सिनेमा कभी भी एक जगह पे रुकता नहीं है, जहां रुक गया वो सिनेमा नहीं जी। है ना। तो बॉलीवुड की जो एवोल्यूशन हुई है, जिसमें आपने बोला कि उनको 20-30 साल लग गए, वो क्यों 20-30 साल भी कैसे उन्होंने दिखाया, क्योंकि दिलजीत दोसांझ जैसे बंदे आ गए जी। मैं दिलजीत दोसांझ की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन एक बात का हमें उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि अपनी टर्बन के साथ वो पहले हैं जिन्होंने मूवीज़ में काम किया है। जी। तो अब ऐसा वो साफ सुथरा सा बंदा है, वो कोई बल्ले बल्ले नहीं कर रहा है ना। चाहे फिल्मों में कभी कभी वो कॉमिकली बिहेव करते, कभी कभी नहीं, मैक्सिमम, लेकिन वो फिल्मों में वो इस तरह का बंदा नहीं है। आप उनकी इंटरव्यू सुनो जो वो बाकियों के साथ कर रहे हैं, तो उन्होंने एक अलग तरह का रिप्रेजेंटेशन दिया है जी। तो क्योंकि वो दिलजीत दोसांझ जब स्टेज पे है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऐसे और भी बहुत है, सिद्धू मूसेवाला और भी बहुत सारे जिन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया कि ऐसे होते हैं सिख, है ना। अभी कि वो अपने आप को प्रॉपर सिख वो भी नहीं बोलते, क्योंकि वो प्रॉपर सिख है नहीं। अगर प्रॉपर सिख होते तो फिर वो दाढ़ी नहीं काटते, है ना, फिर वो किसी तरह का भी ये कॉम्प्रोमाइज नहीं चल सकता। तो लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं, तो अब बॉलीवुड को लगा कि ये भी एक हिस्सा होता है, तो वहां पे रॉकेट सिंह जैसे डिपिक्शंस आ गई, है ना।
ओवरऑल अगर आप देखें हम्म। तो बॉलीवुड ने सिखों को स्टीरियोटाइप किया है जी। और किसी की भी स्टीरियोटाइपिंग है वो खतरनाक होती है। जी। साइड रोल की बात हमने की थी, तो एक साइड रोल मुझे मोहब्बतें फिल्म का अनुपम खेर का भी याद आ रहा है, जो ऐसे लगता है कि बस जो कुछ कुछ होता है फिल्म के अंदर छोटा बच्चा था, वैसा सा ही कुछ उसके अंदर एक बड़ा बच्चा कर दिया गया। अनुपम खेर, अनुपम खेर देखें अगर हम, तो कहीं ना कहीं पीछे से उनकी वाइफ ताल्लुकात रखती हैं पंजाब से, पता होता है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर हमने देखा है पंजाबियों का दबदबा है, मैं सिखों का नहीं कह रहा, पंजाबियों का दबदबा है। कपूर खानदान का हो गया, या उसके अलावा कई डायरेक्टर्स, कई प्रोड्यूसर्स पंजाब से हैं, उनको भी पता है कि पंजाबी और सिख में क्या डिफरेंस है। तो कई लोग ऐसे बात करते हैं कि जी हमने तो पंजाबी कैरेक्टर दिखाना था, इसलिए हमने वो पगड़ीधारी आदमी दिखाना पड़ा, वो सिख है या नहीं वो उसकी वो बात नहीं करते। तो गदर फिल्म की हम बात कर रहे थे, तो जैसे आपने बताया कि जो एक सिख कैरेक्टर दिखाया गया वो सिख ही नहीं झलकती उस कैरेक्टर में से, लेकिन उसी उसकी एक्टर की अगर हम फिल्म बॉर्डर देखें, जिसके अंदर कुलदीप सिंह चांदपुरी का रोल अदा कर रहे हैं वो, तो वहां पे उस रोल को जस्टिफाइड कर देना, वहां पे कौन सी धारणा आके रुकती है? कुलदीप सिंह चांदपुरी एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर हैं जी। जी। वो हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो हवा में नहीं है, और वो तो बड़ा रिसेंट, ये तो हिस्ट्री भी नहीं है, तो प्रेजेंट की बात है। तो अब अगर उनको भी क्लाउन बना के वो शो करते तो यही बेवकूफ़ लगने थे, जो जी। राइटर है वही बेवकूफ़ लगने थे, तो वो नहीं कर सकते। जहाँ पे भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं, उसके साथ आप प्ले नहीं कर सकते हो। उसके साथ आप ये नहीं कह सकते, अब जैसा सिंह आहलूवालिया है, जी। रामगढ़िया है, हरी सिंह नलवा है, या इनकी अगर कोई कहानी आपको कोई, हम उनको डिपिक्ट नहीं कर सकते, हम उनको पर्दे पे नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर आप उनकी कहानी ऐसे ही मैं आपको कोई मजाकिया सुनानी शुरू कर दूं तो आप मानोगे ही नहीं। हम्म। आप बोलोगे इसी को अक्ल नहीं, इसको पता ही कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसे थे नहीं, जी। हिस्टोरिकल फैक्ट है। ऐसे ही जो बॉर्डर फिल्म है वो रियल इंसिडेंट पे बनी थी। अब रियल इंसिडेंट पे होने के कारण उनको उसी तरह के करना पड़ेगा। हाउएवर ये फिर डिपेंड करता है जो राइटर है, क्योंकि हम ना फिल्मों को हमेशा एक्टर्स के साथ जोड़ के देख लेते हैं, वो हमेशा एक्टर्स की नहीं होती, जी। क्योंकि एक्टर तो वहाँ पे डिलीवर कर रहे होते हैं। जी। बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जो इंटरफेयर भी करते हैं राइटिंग प्रोसेस में और सब, लेकिन वो डिलीवर कर रहे होते हैं। अब इसी तरह से सारागढ़ी की मूवी जो बनाई, जी। जिसका नाम केसरी इन्होंने रखा, तो उसमें अक्षय कुमार इन हिज वही एक यूजुअल तरीका, जिसमें वो उन्होंने नकली दाढ़ी और ये सब कुछ करके, एंड ही ट्राइड टू पोर्ट्रे दैट। लेकिन अब उसमें आप देखो कि सारी फिल्म बहुत अच्छी, मतलब इन द सेंस अच्छी कि चलो एक हिस्टोरिकल फैक्ट के ऊपर आधारित है, वहाँ पे वो बार बार एक बार बोल चल झूठा, है ना। जी। और वो जिसमें दिखाया गया है कि वो एक जगह पे पड़े हैं और वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी पगड़ियाँ हमारे पाँव में होंगी, ऐसे ऐसे करके, तो वो अपना शस्त्र निकालते पगड़ी में से और उसको मार देते हैं, और फिर वो बोले चल झूठा। अब ये चीज़ जो है, ये आप सोचो इसको, या तो उन्होंने फिल्म को थोड़ा सा स्पाइस अप करने के लिए बोल दिया, लिखने वाले ने लिख दिया, लेकिन ऐसा 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 कौन होता है? तकिया कलाम होते हैं लोगों के, लेकिन इस तरह के लोग जो होते हैं ना, जो इतने फोकस्ड होते हैं, आप सोचें कि 21 लोग सामने, इतनी बड़ी फौज, और वो खड़े हैं अपनी पोस्ट नहीं छोड़ रहे, तो उनका बैलेंस्ड माइंड होता है। तकिया कलाम मेरे जैसे लोगों का हो सकता जी। है, अच्छे लोगों का भी होता है तकिया कलाम, मैं ये नहीं कहती कि जो मेंटली साउंड नहीं है उन्हीं के तकिया कलाम होते हैं, तकिया कलाम हो सकता है, लेकिन ये कैसा तकिया कलाम है? तो वहाँ पे चल झूठा, तो ये करके ना वो पूरा सीन जो उसका एक इम्पैक्ट है, जी। जिस तरह से वो होना चाहिए था, वो चल झूठा करके वो उसको सारा ही मेल्ट डाउन कर देते हैं ना। जी। सो जब हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को डिपिक्ट करेंगे पर्दे पे, तो उनको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा सच्चाई के आसपास, जी। लेकिन फिर भी जहाँ कहीं पे भी उनको मौका मिलता है शरारत करने का, वो उससे बाज नहीं आते। जी। और फिर वही बात, बॉर्डर मूवी अगर आप देखें तो वो किस टाइम पे बनी है, जी। जैसे जैसे ये सिनेमा इवॉल्व हुआ है, जैसे जैसे इन्होंने ये अब ये बता दिया कि सिख जो है वो शराबें भी पीते हैं जी, शराब पी के टल्ली होके बल्ले बल्ले करते रहते हैं और उनको कोई काम ही नहीं है ना। कहीं पे भी आप देख लो 4 सिख हैं, वो अगर मैं फिर वही तारक मेहता पे जी। आती हूँ, है ना, तो वो वहाँ जब भी उनके मिस्टर सोडी के कोई फ्रेंड्स आते हैं, वो कोई भी सीजन हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी मिलें,
और उनको कुछ नहीं आता, वो बस बल्ले 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 करके बड़ा एक चीकी सा वो कन्वर्सेशन उनका होता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा मैं हमेशा देखती थी, जी। क्योंकि वो मेरा फेवरेट पास टाइम होता था। जब मैं खाना खाती थी मैं देखती थी, क्योंकि वही एक टाइम रहता है मेरे पास। तो यहाँ तक कि जब मैं यहाँ पे भी यूके में भी आई, तो तब भी मैंने ऐसे ही करना शुरू किया कि खाना खाना है, वही टाइम है, बाकी टाइम आपको काम करना है, तो वहाँ पे तारक मेहता का यूट्यूब पे लगा लो, है ना। जी। लेकिन जहाँ पे भी मिस्टर सोडी का वो करेक्टर आता था, मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देती थी। क्यों? क्योंकि वो आप लगता ही नहीं है, वो सिखों की डिपिक्शन ही नहीं है। कौन ऐसी पगड़ियाँ कौन पहनता है? कभी देखा है आपने? जी। हाँ, होंगे कुछ लोग, लेकिन जब आप मेजॉरिटी को डिपिक्ट कर रहे हो, तो आप मेजॉरिटी को देखो ना। ऐसा तो नहीं है कि सिख कहीं हिमालयस में जाके कहीं छिपे हुए हैं, पता नहीं चल रहा और किसी को। अब तो बकायदा मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में है जी। है ना, और बीजेपी फेस ऑफ द नेशन है इस टाइम पे। तो उन्हीं को देख ले, उनकी टर्बन ऐसी होती है। कितनी बार उन्होंने सिरसा साहब को बल्ले बल्ले करते हुए देखा है, कितनी बार उनके हाथों में पैग देखे हैं, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जब हिस्टोरिकल कैरेक्टर वो डिपिक्ट करेंगे, उनको हिस्ट्री साथ रखनी पड़ेगी। जी। और हिस्ट्री क्योंकि ग्लोरियस है, उसमें उनको ग्लोरियस किरदार दिखाने पड़ेंगे। जी। लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलेगा, वो उसमें अपना कहीं ना कहीं वो ट्विस्ट दे देंगे। जिस ट्विस्ट की और जिस शरारत की आपने बात की, आपने ये तो बता दिया कि वो हिस्ट्री को दिखाने के लिए, हिस्ट्री को बताने के लिए जस्टिफाई तो कर देंगे। जिस शरारत की बात कर रहे हैं वो शरारत यही हो सकती है कि एक सिख कैरेक्टर के बारे में स्टोरी बताई जा रही है, उसकी वीरता के बारे में स्टोरी बताई जा रही है, तो फिल्म का नाम होगा बॉर्डर। आगे चल के अगर किसी एथलीट के ऊपर फिल्म बन रही है, तो उस एथलीट का नाम को थोड़ा सा पीछे करके भाग मिल्खा भाग कर दिया जाएगा। अगर किसी दूसरे में अगर सूरमा फिल्म की बात की जाए, जो एक फेमस सिख हॉकी के प्लेयर रहे हैं, कैप्टन रहे हैं हमारे संदीप सिंह, उनके ऊपर बात की जाए, जहां पे सिखों ने कुछ किया है वहां पे फिल्मों के नाम अलग हैं, और जहां पे सिखों को कार्टून या क्लाउन दिखाया जा रहा है, वहां पे फिल्मों के नाम होते हैं सिंह इज किंग, सिंह इज ब्लिंग, फ्लाइंग सिंह, रॉकेट सिंह। तो यही शरारत की बात कर रही है कि नाम अलग और अंदर कुछ और। ये भी एक शरारत है, ये भी एक शरारत है। ये नॉमेनक्लेचर का अपने आप में बड़ा फर्क पड़ता है जी। है ना, बड़ा फर्क पड़ता है। उसका कारण क्या है? जब आप किसी को नाम देते हो ना, अब अगर बॉर्डर फिल्म का नाम बॉर्डर ना होके कुलदीप सिंह होता, है ना, तो पता होना था कि अच्छा ये इस बंदे के ऊपर है। अब उसी को पता चलेगा कि बॉर्डर किसके ऊपर फिल्म बनाई गई है, जो उसकी रिसर्च करेगा। अदरवाइज उन्होंने अपने लिए हिस्ट्री भी डिपिक्ट कर दी है, और उन्होंने बड़े तरीके से, बड़ी चालाकी से वो जो चांदपुरी साहब का जो रोल है उसको अपने खेमे में भी रख लिया है ना। ऐसे ही आ जाओ रॉकेट सिंह के ऊपर। रॉकेट सिंह की जो मूवी में जो डिपिक्शन है वो सही हो सकती है, लेकिन रॉकेट सिंह है ना, ये अपने आप में बड़ा, आप इसी नाम को आप किसी और के साथ जोड़ के देखो, कोई भी और, मैं कहीं किसी अगर रॉकेट सिंह आपने बोला तो जहन में रॉकेट उड़ता है ना, सिंह होगा पंजाब में, तो फिर उड़ता पंजाब। हाँ, भी अगर वो एक फ्लाइंग सिख पता नहीं ऐसा करके एक मूवी थी, फ्लाइंग जैट समथिंग, है ना, तो उसमें भी वो पता नहीं अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये शरारत तो एक हो गई, आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को शर्मसार कर रहे हो जी। आप ये बता रहे हो उनके बच्चों को कि अगर तुम ऐसे हो ना, तो अगर तुम पगड़ी बांधते हो तो तुम मजाक का पात्र हो, फुल स्टॉप, है ना। अब मैं ये नहीं कह रही कि रॉकेट सिंह का नाम कुछ और होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह की रॉकेट सिंह में जो उसका कंटेंट है, उसके बेस के ऊपर नाम रखा जा सकता था कि वो यही है ना, उसमें वो मार्केटिंग करता है, पता नहीं है ना, तो उसका नाम उसके बेस के ऊपर कुछ रखा जा सकता था। अभी के जो हीरो है, आई थिंक रणबीर कपूर, उनका अगर आप काम देखो तो वो काम ठीक ठाक है, वो लगते भी ठीक ठाक है, वो क्लाउन नहीं लग रहे, जोकर नहीं लग रहे, क्योंकि दाढ़ी उनकी है ही छोटी है, लेकिन दाढ़ी उनकी है ही, पगड़ी भी उन्होंने ठीक ठाक बांधी हुई है। आमिर खान का काम देख लो, फॉरेस्ट गंप, क्योंकि उसी की अडेप्टेशन है ना, लाल सिंह चड्ढा, है ना। फिल्म के साथ मैं बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, वो अलग बात है, कंटेंट के साथ। लेकिन अगर आप उस बंदे को देखो तो उसने उसके ऊपर टाइम लगाया है, पगड़ी उसकी बाकायदा पगड़ी है, फिल्म में वो पगड़ी बांधते हुए दिखाया गया है ना। दाढ़ी है तो वो ऐसे नहीं लग रहा कि फेविकोल के साथ दाढ़ी लगा दी है,
तो जब भी नाम भी कभी होते हैं तो नामों में बहुत सारा मैसेज छिपा होता है। हम बहुत बार ये कहते हैं नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन हकीकत में जो किताबें पढ़ते हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि वो किताब के कवर को देख के ही किताब उठाते हैं। जी और आधी चीज़ हम किताब के कवर से ही जज कर लेते हैं कि इसमें ऐसा कुछ होगा। किताब के नाम से पता चल जाता है कि इसका लेवल क्या होगा, इसकी क्वालिटी क्या होगी। तो इसी तरह से जो नाम है ना वो बता देते हैं कि ये फ़िल्म किसके बारे में होगी। बॉर्डर है तो बॉर्डर के बारे में होगी, बॉर्डर की सिक्योरिटी के बारे में होगी, कल कुलदीप सिंह चांदपुरी के बारे में नहीं होगी। जी इसी तरह से जब दूसरी आती है लाल सिंह चड्ढा है, तो वो लाल सिंह चड्ढा के बारे में है। जी तो हमें फ़िल्म बहुत कुछ बता देती है। तो यहाँ पे भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर है। अब सारागढ़ी का नाम सारागढ़ी हो सकता था, लेकिन उसका नाम केसरी है। जी है ना? चलो वो एक अलग है, लेकिन ये जो एस्थेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं ना कि इसको एस्थेटिक्स के साथ जोड़ दिया जाता है। वो एस्थेटिक्स ऐसे ही वैक्यूम में नहीं आता, वो एस्थेटिक क्रिएट करने वालों की पीछे मंशा क्या है। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे हमने बात की कि भाग मिल्खा भाग फिल्म के अंदर मिल्खा सिंह का किरदार दिखाना था, तो मिल्खा सिंह फिल्म का नाम हो सकता था। सूरमा फिल्म के अंदर संदीप सिंह का किरदार जो दिखाया गया, उस फिल्म का नाम संदीप सिंह भी हो सकता था। लेकिन जब सनी लियोनी के ऊपर फिल्म बनती है, तब उसका नाम सनी लियोनी नहीं, किरंजीत कौर रख दिया जाता है। कौर शब्द ऐड ऑन कर दिया जाता है। तो ये भी किस इंटेंशन से किया जा सकता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहली बात तो ये कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो सनी लियोनी है, क्या वो अपने आप को कौर के साथ सिंबलाइज़ करती हैं? जी क्या वो अपने आप को कौर मानती हैं? पहली बात। अगर वो नहीं मानती, अगर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी चेंज करके अपने आप को सनी लियोनी रखा है, तो मुझे लगता है कि ये उनकी जो रिस्पेक्ट है ना, उसके ऊपर भी क्वेश्चन इन लोगों ने किया कि उसका नाम जो उनका एग्ज़ैक्ट जो जो मतलब पहले चेंज होने से पहले नाम था, वो रख दिया जाए। अब 2 चीज़ें हैं, एक तो क्या ये गलत है? उनका नाम किरनजीत कौर है, ये गलत है या नहीं गलत? दूसरी बात कि हमें उसको कैसे लेना चाहिए? और फाइनली हम इस पे डिस्कस करेंगे कि ये इसके पीछे मेंटालिटी क्या है? पहली बात तो ये कि इससे हम डिनाई नहीं कर सकते कि जब वो पैदा हुईं, तो उनके माँ-बाप ने उनका नाम किरनजीत कौर रखा, जी ठीक है? इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन हम इससे भी डिनाई नहीं कर सकते कि उन्होंने अपना नाम चेंज किया और जिस नाम के साथ वो दुनिया में निकली हैं, वो नाम सनी लियोनी है। तो आप अगर जर्नी बता रहे हो, तो आप सनी लियोनी की जर्नी बता रहे हो। अब आती है कि इ हम इसको कैसे देखते हैं? हमारा नज़रिया क्या है? बीइंग अ सिख, हम अपने किसी भी बच्चे को डिसओन नहीं कर सकते, बीइंग अ सिख। क्योंकि हम ये नहीं करते, अगर मान लीजिए मेरे घर पे ही अगर मान लीजिए मेरी मेरी बहन है या मैं हूँ, हम कहीं मैं गलत सही भी नहीं बोलती क्योंकि मैं कोई नहीं होती उनको जज करने वाली। किसी की लाइफ में क्या है, क्यों है, कैसे हुआ, उसको वो रूट क्यों लेना पड़ा या उन्होंने अपनी मर्ज़ी से लिया, उसको जज करने के लिए ना किसी बाहरी आदमी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास उनकी लाइफ एज़ इट इज़ खुली नहीं है। जी हम नहीं जानते क्या सच है, क्या नहीं। तो इसके लिए हम उनको जज नहीं करेंगे, एक बात। दूसरी बात बीइंग अ सिख, मैंने जैसे पहले बोला कि हम अपने किसी भी बच्चे को डिसओन नहीं कर सकते। अगर वो आज भी कहती हैं कि मैं कौर हूँ, आज भी अगर वो सिक्की में वापस आती हैं, तो हम उनको पूरे अ, हाथ खोल के, बाहें खोल के मिलेंगे। उसका कारण ये है कि गुरु नानक के घर में आप किसी के साथ भी वितकरा नहीं कर सकते। जी आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर कोई मान लीजिए कि मैं कोई वेश्या भी है ना, जी अगर वो भी सिक्की में आती है वापस, तो वो बीबी जी बन जाएँगी। जी वो उसी रिस्पेक्ट की पात्र हो जाएँगी और बाकायदा हमारे धर्म में उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गुरु नानक कह रहे हैं, जी है ना? गुरु नानक ने कभी भी किसी भी चीज़ के ऊपर उन्होंने ये नहीं बोला कि ये लोग अच्छे होते हैं, ये लोग बुरे होते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला, है ना? आप काम क्या कर रहे हो? आपकी डीड क्या है? ठीक है? जब उन्होंने कुछ गलत किया, फिर वही बात गलत सही वो उनकी डेफ़िनेशन है। मेरे लिए वो गलत है। मुझे वो गलत लगता है, जी जो उन्होंने किया। तो मैं अपने नज़रिए से अगर देखूँ तो मुझे गलत लगा। हो सकता है उनको गलत ना लगे। तो हमारे लिए एज़ अ सिख
हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए? हमारा नज़रिया ये होना चाहिए कि अगर वो सिखों के घर में बच्ची पैदा हुई है, तो हम उसको डिसोन नहीं कर सकते। हाँ, अगर उसने सिक्खी को डिसोन कर दिया है, फिर वो हमारी कुछ लगती भी नहीं। जी। फिर हम उसको ज़बरदस्ती पकड़ के लेके भी नहीं आएँगे, नहीं तुम हमारी हो, फिर हम ये भी नहीं करेंगे। कल को अगर वो आती है सिक्खी में वापस, तो हम फिर से उसको जज नहीं करेंगे, अरे तुम तो फलाँ टाइम में तुम ऐसी थी, अब ऐसी हो गई, हम ये नहीं करेंगे। अगली बात आती है कि इसके पीछे नज़रिया क्या है? तो फिर वही बात ना, क्योंकि जब सनी लियोनी फ़िल्मों में आई हैं, तो बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ है। बहुत लोगों ने उनके करैक्टर के ऊपर और बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है। राखी सावंत का बहुत कुछ है। बड़े गंदे-गंदे कमेंट के साथ उनके उनके साथ बात की गई है। तो उनको ना उनके जो वो करती रही या जिस तरह से वो आई, उसको एक कह लीजिए कि बेइज़्ज़ती माना गया और उस बेइज़्ज़ती को ही जब डिपिक्ट करने की कोशिश की गई, तो उनका नाम वो फ़िल्म का नाम किरणजीत कौर रख दिया गया। जी। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अगर संदीप सिंह की फ़िल्म बनती है तो उसका नाम सूरमा हो सकता है। तो जब सनी लियोनी पे फ़िल्म बनी तो उसका नाम कुछ और क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि वो सिखों को ह्यूमिलिएट करना था कि तुम कौर की बात करते हो ना कि कौर बड़ी बहादुर होती हैं, ये है तुम्हारी कौर। वो इस तरह की मेंटालिटी है कि उसको दिखाना है। लेकिन फिर वही हमें हमें अपने बच्चों को हमें इसमें एक ना मौका देखना चाहिए। जी। हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए, है ना? हम हमारे लिए ये मौका है जब हमारे बच्चे मेरे से ये पूछा 2-3 लोगों ने, मैं तब पढ़ाती थी तो अ, मेरे पास बच्चे आए कि मैम उसका नाम सच्ची में किरणजीत कौर है ना? सच्ची में वो कौर है, वो पहले सिखों की लड़की थी। तो मैंने जब बच्चों को मैंने कहा हाँ जी थी, सिखों की लड़की थी, सिखों के घर में पैदा हुई है। जी। अब वो उसके मम्मी-पापा वाक़ई में सिख थे कि नहीं, वो एक अलग बात है। क्योंकि सिख घर में पैदा हो जाने से आप सिख नहीं होते, ये हम डिस्कस कर चुके। तो मैंने अब वो जो मेरी स्टूडेंट्स थी, तो मैंने इनको तो मैम ऐसे कैसे उसके मम्मी-पापा ने उसको अलाउ कर दिया? अब ये क्यों अपने आप को कौर बोल रही? तो मैंने उसको एक मौके की तरह लिया था कि उन बच्चों को बताऊँ कि देखो, आप किसी को किसी चीज़ के ऊपर जज नहीं कर सकते, जिस चीज़ को आप नहीं जानते। क्या माहौल रहा होगा, किस तरह से हाँ, जो किया वो गलत या सही हो सकता है मेरे अपने नज़रिए से, आपके अपने नज़रिए से। वो उसका नज़रिया है या नहीं, वो मुझे नहीं पता। हम उसी से उसको डिमोनाइज़ करते जाएँ, तो वो विचक्राफ्ट हो गया, जी। है ना? वो विच हंट हो गया, सॉरी विचक्राफ्ट नहीं, विच हंट हो गया। ऐसे ही हुआ करता था ना पुराने ज़माने में। कि जब पता चलता था कि अच्छा एक लड़की है, एक औरत है, वो या तो वो वेश्या है या कुछ और है, तो उसको फिर पत्थर मार-मार के मार देते थे। अब वो पत्थर नहीं मार सकते तो वो बातें कर के मारने पे आ गए। वो लड़की मैं कहती हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग है सनी लियोनी, जी। कि मैं उसकी कोई प्रशंसक नहीं हूँ। जी। मैंने उसकी कोई भी फ़िल्म नहीं देखी, ना मैं देखने में इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है जिसने इतनी गंदी-गंदी चीज़ें सुन के भी वो खड़ी है वहाँ पे। कोई और होगा तो मुँह छुपा लेगा। तो हमें अपने बच्चों को सिर्फ़ ये सिखाना है कि आपको सिर्फ़ इसलिए कि किसी ने कभी पास्ट में कुछ किया है हुँ। और वो आपके लिए गलत है, तो आप उससे नफ़रत नहीं कर सकते। आप जी। उसका प्रेज़ेंट क्या है वो देखोगे। और अगर कोई सही होना चाहता है, हुँ। अगर कोई सही रास्ते पे आना चाहता है, तो आप उसकी उँगली पकड़ के उसकी मदद करोगे, ना कि उसके पिछोकड़ के बारे में बात कर के उसको इतना ट्रॉमेटाइज़ कर दोगे कि उसको लगे कि यार मुझे अच्छा होना ही नहीं चाहिए था, मुझे वहीं रहना चाहिए था। जी। हमने बात की कि किस तरीके से अब तक साइड रोल से मेन हीरो के बाद हिस्टोरिकली सिखों ने जो कुछ भी अपने काम किए, उसको बॉलीवुड ने कैसे दिखाया। कब-कब बॉलीवुड को पता था कि यहाँ से कब-कब डायरेक्टर्स को पता था, राइटर्स को पता था कि हाँ, यहाँ से ये कमाई का साधन हो सकता है। सिख दिखाएँ, उनसे जो करवाना है करवाएँ, फ़िल्म का नाम क्या रखें। अगर किसी सिख की कोई प्राप्ति रही है, तो उस प्राप्ति के अंदर से हम कैसे सिनेमा के सहारे से अपना काम कर सकते हैं, लेकिन फ़िल्म का नाम होगा भाग मिल्खा भाग। लेकिन हम यहाँ पे बात ये भी ज़रूर करेंगे कि पूरी फ़िल्म कॉमेडी होगी, लेकिन अंत में जाके कैसे उसको धार्मिक भावनाओं के साथ जोड़ दिया जाता है। मैं यहाँ पे क्या बात करने जा रहा हूँ, किसी सिख को जब आप फ़िल्म में देखेंगे जैसे हमने अभी तक बात की है, उसकी वेशभूषा जो होती है, उसके कपड़े का तरीका जो होता है, उसके केस, दाढ़ी का जो तरीका होता है, इन सब चीज़ों की हमने बात की। लेकिन इन्हीं जब सभी चीज़ों तक बॉलीवुड रुका नहीं।
इनसे भी आगे गया है बॉलीवुड। आगे कैसे? गुरबाणी की कोई तुक ले आना, या एक परफेक्ट टैग है जो दे देना कि सिखों के 12 बज गए हैं। बॉलीवुड के कई फिल्मों के अंदर ये इस चीज को सिख कैरेक्टर के साथ कर दिया गया कि घड़ी के अलार्म रिंग हुआ है, 12 बज गए भाई, तूने ऐसी बात क्यों कर दी। कई बड़े अदाकार, मैं साइड रोल की बात नहीं कर रहा, मेन स्ट्रीम अक्षय कुमार की फिल्म के अंदर भी ये सारी चीजें हमको देखने को मिली हैं। 12 बजे के इतिहास के ऊपर बॉलीवुड को मैं समझता हूं कि नॉलेज नहीं है। अगर हम बताना चाहें तो क्या बताएंगे? बॉलीवुड को बड़ी अच्छी नॉलेज है ये। अच्छा जी। हमें लगता है कि उनको नॉलेज नहीं है लेकिन वही ना कि किसी को डिमीन करने का वो तरीका है ना। 12 बजे का इतिहास मुझे लगता है अब तो इतना ज़्यादा वो सोशल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है जी। कि लोग देख सकते हैं। हम फिर भी एक ब्रीफ मेंशन कर देते हैं। मेंशन ये है कि जब 18वीं सदी में, और ये बहुत होता था कि किसी भी लड़की की शादी है तो उसको उठा के ले जाओ, डोलियां लूट लो, ये सब ये चलता था। तो जो वहाँ के लोग हैं तो उन्होंने क्या किया था कि वो रात में अंधेरे अंधेरे में शादी करनी प्रेफर करते थे कि पहले पहले शादी कर दो ताकि इससे पहले कि किसी की नज़र पड़े। और जो सिख थे, क्योंकि सिख नंबर में कम थे, मुगलिया हुकूमत नंबर में ज़्यादा थी, तो अब आप ये सोचो कि उनको उनके साथ लड़ना है, वो कैसे लड़ेंगे? तो उस युद्ध का नाम होता है गुरिल्ला वॉर। तो गुरिल्ला वॉरफेयर के अंडर वो रात में, क्योंकि तब वो खाना पीना खा पी के, और जो ऐसे लोग देखिए, जो कोई भी ना अपने किरदार से गिर जाएगा, जो अपना किरदार से नीचे हो जाएगा, वह बेचारी हो जाएगा, वो हमेशा रात को अपने लिए रिजर्व करके रखता है ना जी। क्योंकि ये हमारे तो वहाँ कहावत भी चलती है कि चोर यार भाल दे कालियां रातां नूं, कि चोर हो या किसी ने कोई यारी लगाई हो या गलत लोग जो भी हैं, वो काली रात को वो चाहते हैं कि वो होनी चाहिए। अब वो लोग क्या थे कि क्योंकि उनको वो रात को अपना खा पी के सो जाते थे, है ना। तो जब भी, क्योंकि अगर वो लड़कियां उठा के लेके गए हैं तो उनसे लड़कियां छुड़वानी हैं। अब सुबह के दिन में एक तो उनको भी नज़र आ रहा है, इनको भी नज़र आ रहा है, ये नंबर में कम है, वो नंबर में ज़्यादा है, तो हो सकता है कि जिस मिशन के लिए वो गए वो ना जाएं। और जब मैं नंबर में कम कह रही हूँ तो मैं कह रही हूँ 3 या 4 लोग जी। सामने 1000 लोग, तो 3 या 4 लोगों को अपना वहाँ से लड़कियां छुड़वा के भी लेके आनी है, और फिर सही सलामत भी आए, लड़की भी सही सलामत आए। ये 3-4 हैं, ये अपना मिशन भी पूरा करके आए। तो उस वजह से वो रात का टाइम जो है वो चूज़ करते थे, क्योंकि उस समय 12 बजे तक वो लोग अपना जो भी खाना वाना खा के वो आराम से बैठे हुआ करते थे। और दूसरी तरफ जब लड़कियों की शादी हो रही होती थी तो सिख उस समय जाके पहरा देते थे फिर कि आप शादियां करो, हम यहाँ बैठे हैं, कोई डोली लेके नहीं जा सकेगा। अब फिर वही बात आती है, अगर बहुत बार ना लोग पूछते हैं कि अच्छा अगर ऐसा था, सिख अगर रखवाली करते थे तो ले कैसे जाते थे? और भाई सिख बहुत कम नंबर में थे। जिस तरह से सिखों को उन्होंने मारा है, और जो भी बच्चा दिखता था वो सिख है उसको मार दिया जाता था। तो सिखों की जो आबादी है, जो उस समय जो नंबर थे, वो बहुत कम है, और वो जंगलों में रह रहे हैं, वो आम पब्लिक में नहीं घूम रहे। तो इसलिए जब उनको उनकी उनकी सुरक्षा करनी है ना, तो वो हर जगह पे मौजूद नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी जहाँ से भी खबर आती थी कि वहाँ की वो लड़कियाँ उठा के ले गए हैं, तो ये लोग जाते थे रात में, और बाकायदा जाके वो जो लोग थे उनको उनके साथ मुकाबला करके और उन लड़कियों को छुड़वा के लेके आते थे। तो ये 12 बजे का इतिहास है, और ये मुगलों में ये आम बात चलती थी कि अब 12 बज गए, सिखों के 12 बज गए हैं, जी। है ना, कि अब वो आते ही होंगे, है ना। तो इसलिए वो भी तैयार, क्योंकि जब आप किसी के ऊपर अटैक करोगे, वो भी तो सामने, वो भी तो आर्मी है, और उनके पास तो रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं। तो वो पहले ही ये होका उनका होता था कि तैयार हो जाओ, सिखों के 12 बज गए कि अब वो आएंगे जी। लेने के लिए, है ना। तो हम तो लेके आ गए। तो ये था इतिहास। लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड ने इसको एक बड़ा मजाकिया व्यंगमय तरीके से पेश किया है, जी। वो अपने आप में दुखद है। जी। एक बड़े अच्छे, सॉरी आपकी बात बीच में, बड़े अच्छे वो कवि भी हैं कुमार विश्वास साहब। तो एक बार उन्होंने भी शायद एक ऐसी एक कविता बोली थी जिसमें 12 बजे का जिक्र किया था। और मुझे नहीं लगता कि कुमार विश्वास जैसे, जो कि अपने आप को टीचर भी बोलते हैं, लिटरेट हैं वो, और वो ऐसी हरकत करेंगे। तो अगर वो कर रहे हैं तो आप बोलो कि इनको रिसर्च नहीं है या इनको पता नहीं, नहीं इनको सब पता है,
वो जानबूझ के ऐसी जगह पे वो चोट करते हैं जहाँ पे आपका गौरव छिपा है। जी। जब 2 तरीके होते हैं बड़ा होने के, एक किसी की लकीर जो है ना वो मिटानी शुरू कर दो, दूसरी अपनी लकीर बड़ी करो। जो लोग अपनी लकीर बड़ी नहीं करते ना, कर नहीं सकते, वो फिर दूसरों के ऊपर चोट करना शुरू करते हैं, उनकी आइडेंटिटी के ऊपर। जी। गुड न्यूज़ मूवी आई थी, उसमें बड़ी क्लासिक एग्ज़ाम्पल है वो, अगर आप देखो, तो उसमें एक तरफ है ये अक्षय कुमार और अक्षय करीना कुमार कपूर, और करीना कपूर, दूसरी तरफ है दिलजीत दोसांझ और आई डोंट कियारा आडवाणी कियारा शायद, है ना? आडवाणी। खैर, आप दोनों का हरकत देखो कि वो बड़ा सुलझा हुआ, बड़ा सोफिस्टिकेटेड परिवार है। ये पंजाबी, इनको कुछ पता नहीं है। हुँ, इनको समझ में ही नहीं है कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। हाँ, बाद में वो एक जिसको बोलते हैं ना, उसको एक व्हाइट वॉश करने के लिए दिखा देते हैं कि वो बड़े क्लीन हार्टेड डैमेज हैं, कंट्रोल। है ना? वो हाँ, डैमेज कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी द डैमेज हैज़ ऑलरेडी बीन डन, जब आप उसको दिखा रहे हो कि उसको पढ़ना ही नहीं आ रहा, हुँ, वो वहाँ पे वो शेक्सपियर की पता नहीं बुक पढ़ी है, पता नहीं किसकी, वो जब खड़ी देख रही है कि अच्छा मैं जी एमए इंग्लिश कीती है जी, जी, तो ये इस तरह से बोलती है। मुझे वो इंसल्ट लगा पंजाब के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी जी। कि मिस्टर कुमार, है ना? मुझे लगता है वो खुद 5 या 10 पढ़े हैं शायद, है ना? और वो वहाँ पे खड़े होके ये बता रहे हैं कि देखो इसको किताब का नाम नहीं पता, जी, है ना? तो ये चीज़ें हैं, सिर्फ़ 12 बजे की बात नहीं है। वो आपको क्लाउन शो करेंगे, वो आपको ये शो करेंगे कि आप पगड़ी पहने हुए हो, आप पंजाबी बोल रहे हो तो आप इलिटरेट हो, गँवार हो, है ना? वो आपको ये शो करेंगे कि ठीक है आप बहादुर होगे, लेकिन वो बहादुर नहीं हो आप, वो तो बस आप, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता, आप जाके भिड़ जाते हो, जी, है ना? तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो स्टीरियोटाइप करने की कोशिश की जाती है। और अगर आप ध्यान से इसको और थोड़ा-सा माइन्यूटली देखें, तो आपको पता चलेगा कि कुछ ख़ास एक्टर ही हैं, जी, जो ये हरकतें जो करते हैं। और वो जो ख़ास एक्टर हैं, वो किसी ख़ास विचारधारा के साथ भी जुड़े हुए हैं। जी, और जब आप इस सारे डॉट्स कनेक्ट करना शुरू करोगे, यू विल कम टू नो कि ये एक प्लानिंग का हिस्सा जी। है ना? जिस डैमेज कंट्रोल की आप बात कर रही हैं, क्या मान लिया जाए गुरबाणी की पंक्तियों का, तुकों का वहाँ पे इस्तेमाल करना, वो भी इसी चीज़ का हिस्सा है कि कोई सिख हम पे आके कोई सवाल ना कर दे, तो हम बता दें कि भई चाहे सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। गुरु गोबिंद सिंह जी ने चिड़ियों के साथ बाज लड़ाए थे, कड़े की बात की जाती है। ये सारी चीज़ों को दिखा देना, वो समझते हैं कि हमने अपना पल्ला झाड़ दिया है। हाँ, वो उनको डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा, करते हैं वो। जी, क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उनको पता है कि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, और उनको ये भी पता है, उनके दिमाग में शायद यही है कि सिख मासूम होते भी हैं, भोले हुँ, भी होते हैं, है ना? हम जो कनिंग लोग हैं ना, कनिंगनेस जो है वो नहीं होती बहुत हुँ, ज़्यादा। अब समाज बदल रहा है, शायद समझना शुरू हो जाए, क्योंकि अगर सिख इतने भोले ना होते ना, जी, तो 1947 की जो डिवीज़न है, जो पार्टीशन है, वो पंजाब में नहीं होती। हुँ, वो यहाँ होनी चाहिए थी, वहीं होती, जहाँ की ओरिजिनल लाइन ऑफ कंट्रोल बननी थी, जी, वो वहीं पे होती। वो पंजाब में नेहरू साहब जो है उसको खिसकाते-खिसकाते पंजाब में नहीं ले आते, जी, है ना? वो वहीं होती, लेकिन क्योंकि वो नेहरू साहब का खुद का घर था, तो वहाँ पे वो डिवीज़न नहीं चाहते थे, नहीं पार्टीशन चाहते थे, तो नहीं हुई, है ना? तो ये जो एक मासूमियत है ना, उसको बाकायदा इन्होंने एक्सप्लॉइट किया है, कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि इनको बस ठीक है, थोड़ी-सी बता दो कि नहीं-नहीं तुम बड़े अच्छे होते हो जी, तो बाकी सब ये भूल जाएँगे। जी, और भूल भी जाते हैं। अगर ना भूले होते तो पहले दिन से, जिस दिन गदर फ़िल्म आई थी, उसी दिन ये कॉल आउट करते जी, कि ये तुमने कैसे दिखाया? लेकिन हमारे वो जो भोले पंछी, उन्होंने यही सोचा कि ये तो हमें बड़े अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा जी। है ना। हमारे गुरुद्वारा की प्रबंधक कमेटियाँ हैं जो बुला के ऐसे अदाकारों को कहती हैं कि भई इन्होंने देखिए सिख को लेकर फ़िल्म बनाई है, हीरो सिख है, बजट बड़ा हाई है इनकी फ़िल्मों का, वर्ल्ड लेवल के ऊपर सिख सरदार हीरो बन के आ रहा है, वो मान महसूस करते हैं, ऐसे कई हमारे पिछले समय में प्रबंधक रहे हैं। जब हम बात करते हैं किसी एक हीरो की, आपको लगता है कि जितने अभी तक हमने कैरेक्टर्स की बात की है, हीरोज़ की, आर्टिस्ट की बात की है, उनका ऐसे रोल को चुनना, किसी पीयर प्रेशर के अंदर वो रोल निभा भी देना और उसके बाद एक ऐसी लाइन भी है एक्ट्रेस की, जो रोल करती है सिख का,
उस रोल को चुनने के बाद उसके ऊपर खरी भी उतरती है। एक्टर्स की अपब्रिंगिंग भी कहीं ना कहीं उनके रोल को अदा करने में झलकती तो होगी। मैं यहाँ पे रणदीप हुड्डा का नाम लेना चाहूंगा। उनकी कैट वेब सीरीज आई, उनके कई इंटरव्यूज के अंदर उन्होंने बकायदा ये मेंशन किया कि मैंने केस अगर रखे हैं तो मैंने कुछ सोचा भी कि जब तक मेरे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते, कहते हैं कि मैंने गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे नतमस्तक होके ये वादा किया उनसे कि जब ये मेरे प्रोजेक्ट पूरे होंगे तभी मैं अगले प्रोजेक्ट के लिए अपने केस कत्ल करने पड़ेंगे तो करूंगा। ये अपब्रिंगिंग भी कुछ फैक्टर होती होगी। बिल्कुल मैं आप रणदीप हुड्डा के ऊपर भी वापस हाँ आना चाहूंगी, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल अपब्रिंगिंग बहुत बड़ा एक फैक्टर है। अब अपब्रिंगिंग अगर हम बोलें कि आप सिखों के घर में पैदा हुए हो, वहाँ पे बड़े हो, तो इसलिए आप समझते हो, तो आप गलत कुछ नहीं करोगे, तो ये नहीं है। नहीं है जी। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है जहाँ पे आपके घर में आपको ये सिखाया जाता है कि तुमको हर किसी की इज्जत करनी है, और जब भी कोई जजमेंट पास करो तो उसके बारे में अच्छे से जान के करो, हवा में मत करो। ये जो आज माहौल चल रहा है ना इंडिया में, वो खतरनाक इसीलिए है क्योंकि हमारे बच्चों को ये सिखा दिया गया है कि तुमको किसी के बारे में बस ऐसे ही लूजली कुछ भी बोल के चले जाना जी। है ना? और जब एक विचारधारा के साथ जब तक तुम उनके साथ साइड कर रहे हो, तुम बाकियों को कुछ मर्जी बोल के निकल जाओ, तुम्हारे लिए ठीक है। ये जो अपब्रिंगिंग होती है ना, ये एक तो सोशल स्ट्रक्चर की भी देन होती है। रणदीप हुड्डा साहब प्रोबेबली उनके घर वालों का बहुत बड़ा हाथ होगा इसमें, उनको इस मैच्योरिटी पे लेके आने के लिए कि तुम अगर किसी के साथ कुछ अगर तुम किसी को डिपिक्ट करे तो कैसे करना है। जी। दूसरी बात, हुड्डा साहब जब सारागढ़ी की वो भी एक मूवी बनाना चाह रहे जी। थे, तो उन्होंने प्रॉपर रिसर्च करी, वो अलग-अलग गुरुद्वारों में गए, वहाँ पे उन्होंने सेवा देखी है, उन्होंने काम देखा है, उन्होंने देखा है कि सिखों में क्या ट्रीटमेंट है, गुरु ग्रंथ साहब क्या कहते हैं। तो शायद क्योंकि यहाँ पे मैं एक बात मेंशन कर दूँ, गुरु ग्रंथ साहब, और ये मैं सिख होने के नाते बिल्कुल नहीं कह रही, जी। क्योंकि ये शायद आप लोग तो जानते हैं, व्यूअर्स शायद नहीं जानते कि जब मैंने सिक्खी को, या ये कह लो गुरु महाराज ने जब मेरे पे तरस करके मुझे सिक्खी दी है, तो उससे पहले मैं अव्वल दर्जे की नास्तिक थी। मैंने कभी ये बिलीव ही नहीं किया था भगवान होते हैं, कभी भी नहीं। मैं उल्टा इस बात पे अड़ी होती थी कि जो ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, मैं उसके साथ चलती थी। गुरु ग्रंथ साहब एक ऐसी शक्ति है, कैसी ताकत है कि जब आप उनकी शरण में जाते हो ना दिल खोल के, जब आप वाकई में जाके माथा टेकते हो, तो नो मैटर आप कौन हो, आप सिख हो, आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप कौन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपको अपने कलावे में, अपने गले इस तरह से गले से लगाते हैं कि आप खुद समझना शुरू हो जाते हो। आप अपने एक-एक चीज़ को, एक-एक काम को उस पैरामीटर पे रख के देखना शुरू हो जाते हो कि गुरु, क्योंकि वो आप फ़ील करते हो कि गुरु आपके साथ चल रहे हैं। जी। आप अपने आप को अकेले महसूस नहीं करते। शायद हुड्डा साहब ने एक जगह पे बोला है कि जिस दिन मैंने अपनी दाढ़ी, अपने केस कत्ल करवाए, मुझे लगा जैसे मैं नंगा खड़ा हूँ। ये एक जगह पे शायद उन्होंने ही बोला है। अब वो क्या है, उनको किसी ने नहीं बोला कि तुमने ये करना ही करना है, किसी ने नहीं बोला। दिलजीत दोसांझ को तो अभी हम बोल भी देते हैं जब वो आड़े-टेढ़ी कभी वो कैप वगैरह लेके बैठे जी। होते हैं ना, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा हक है उन पे। वो दिलजीत सिंह दोसांझ है, जी। तो हमारा हक है, हम उसको बोल सकते हैं कि तुम गलत कर रहे हो। तो हुड्डा साहब को तो हमने कभी नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला। उनको खुद को ये जो रियलाइज़ेशन हुई है, ये गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में जाके हुई है। जी। और जब भी कोई ये जितने भी लोग, तभी मैं बोलती हूँ ना कि आपको सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब के, अगर आप जा रहे हो, जाके आपका मोटिव ये है कि माथा टेकना है, वापस आ जाना है, तो फिर कुछ नहीं पल्ले पड़ना। अगर आप जाते हो वाकई में वहाँ पे स्टडी करने, तो आप खुद सिक्खी के पास आ जाओगे, है ना? जी। तो अपब्रिंगिंग की बात तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये है कि आप किसी चीज़ को निभाने से पहले उसके बारे में पढ़ते कितना हो। जी। हमने हर एक पहलू को छूने की कोशिश की है। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आज के हमारे इस एपिसोड के अंदर अगर आपके ज़हन में भी कुछ ऐसी फ़िल्में हों और उनके कुछ कैरेक्टर्स हों जो आपको ज़हन में हैं, आप ज़रूर कमेंट करके लिखें कि इनके ऊपर भी बात हो सकती थी। हमारी कोशिश है कि हम आपसे जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा, आपके कुछ सवाल हों,
हाँ, आज की हमारी इस बातचीत के अंदर से आप कुछ और आगे एक स्टेप बढ़ के समझना चाहते हो, हमको जरूर बताएं। जाने से पहले ये सारी चीजें हो रही हैं, इनको हम रोकने की कोशिश कर सकते हैं, हल क्या हो सकता है? हल ये है कि एक तो पंजाबी सिनेमा को अपना पोटेंशियल पहचानना पड़ेगा जी और उस पोटेंशियल के चलते उनको उसी लेवल की फिल्म बनानी पड़ेगी। एक फिल्म आई थी पंजाबी में अरदास, जी वो फिल्म जितना ज़्यादा हो सके तो वो देखनी चाहिए लोगों को। वो फिल्म का एक लेवल है, ठीक है, वो उसका वो लेवल उस तरह से नहीं है कि मार-धाड़ नहीं है उसमें, वो बड़ी एक सोफिस्टिकेटेड सी बड़ी अच्छी सी मूवी है। वो उस लेवल का सिनेमा हमें क्रिएट करना है। दूसरी बात, हल कहाँ है? देखिए, साउथ इंडियंस को जब भी कभी बॉलीवुड ने दिखाया तो उनको भी बड़ी ऐसी लाइट से ना एमी, मतलब जैसे, अब मैं वो बोलना नहीं चाहती, लेकिन उनकी जो बस जिस लुंगी तरह के से अंदर है, लुंगी के आइयो अंदर है, बोलेगा, आइए टीका आइए लगा बस, के। है ना, और इतना, और वो भी एक बड़ा पीछे एक बड़ा वो अजीब वो म्यूजिक दे देते जी हैं और उससे उनको भी एक बड़ा जोक की तरह, उनको भी एक क्लाउन करेक्टर की तरह दिखाया गया है। जी मेजॉरिटी में साउथ की फिल्मों ने अपना सिनेमा खड़ा किया है, जो सिनेमा आज की डेट में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी जिस दिन ये नाटू नाटू डांस को वो जी अवार्ड अवार्ड जी मिला है, तो उनके शायद सीएम ने, क्योंकि व्हेन यू आर प्राउड, है ना, उन्होंने अपना ट्वीट कर दिया कि तेलुगु फ्लैग। तो पूरा इंडिया, मतलब बहुत सारे पीछे और जो कमेंट है वो कहने लगे नहीं आप तेलुगु फ्लैग क्यों बोलो, आप इंडियन फ्लैग बोलो, है ना, क्योंकि वो उन्होंने दे हैव मेड ऑल द इंडिया प्राउड। उन्होंने सिर्फ तेलुगु को प्राउड नहीं किया, उन्होंने पूरे इंडिया को प्राउड किया है। तो वो है उनकी एक्सेप्टेंस। वो एक्सेप्ट तब हुए हैं जब उन्होंने अपना एक सिनेमा क्रिएट कर दिया, इतना बड़ा सिनेमा क्रिएट कर दिया कि आप बाहुबली देख लो, आप आरआरआर अभी मुझे वैसे इतनी अच्छी मूवी लगी नहीं ऑनेस्टली, मैंने कोशिश करी है उसको देखने की, मुझे वो इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी जिस लेवल का वो उनकी डायरेक्शन है, जिस लेवल का वो सिनेमा है, पंजाबी सिनेमा को जैसे हम बोलते हैं ना पुल अप योर सॉक्स, अब उनको वो करना पड़ेगा। एंड इफ दे रियली वांट टू बी ट्रीटेड इक्वली तो उनको अपना सिनेमा उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। सिनेमा जब आप क्रिएट करते हो तो आप एक ही जॉनर में काम नहीं कर सकते। पंजाबी सिनेमा की या इसकी प्रॉब्लम ये रही है कि पंजाबी सिनेमा ने भी सिखों को ऐसे ही दिखाया है। वो एक फिल्म आई थी, मुझे नाम नहीं, जट एंड जूलियट, जिसके अंदर राणा रणबीर को कनाडा जाना है, वो शैम्पी का डैडी वो तो चलो वो तो अपने ऊपर एक जोक ले रहा है। एक और फिल्म थी गुरप्रीत घुग्गी है और उसके साथ जसविंदर पल्ला, यस, है ना, वो ये दो लोग हैं और वो पूरी की पूरी फैमिली वो सरदारों की फैमिली है और वहाँ पे कुछ गडीरे आते हैं जो गाड़ियों वाले होते हैं ना, वो आके वहाँ पे एक अपना डेरा रखते हैं। तो उसमें शायद जस्सी है और ऐसे एक और है, रंजीत बावा भी है शायद उसमें, और वो जस्सी और दूसरा करमजीत अनमोल, ये अपने आप में वो लड़कियां बने, वो पूरा सिखों का परिवार उन लड़कियों के पीछे, मतलब वो ठरकी से सरदारों को ऐसे ठरकी से बनाया है। एक और फिल्म है उसमें जसपाल वही जसविंदर पल्ला है और पता नहीं वो उनके आंटी 420 लेडी 420 है ना, ऐसे करके ऐसी घटिया मूवीज, और ऐसी घटिया मूवीज में काम कौन कर रहा है? जसविंदर पल्ला जैसे लोग। ऐसी घटिया मूवीज में काम कौन कर रहा है? गुरप्रीत घुग्गी जैसे लोग, जिनका इतना पोटेंशियल है। गुरप्रीत घुग्गी उसमें है अरदास मूवी में, दोनों अरदास में वही हैं, और अब दोनों अरदास 1-2 वो आप जितनी बार देख लो आपका मन ही नहीं भरता कि वो फिल्म है। वो हमें अपना जो सिनेमा है, और देखो ना आप साउथ से ही आप ले लो हिंट, साउथ में वो जो आरआरआर मूवी में उन्होंने एक अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की बात करी है, वो बगावत कभी हुई भी नहीं। अगर आप गूगल करो वो सच में नहीं है, वो फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन उन्होंने बनाया ऐसे है उसको कि आपको वो सोचने पे मजबूर कर देती है कि ऐसा हुआ होगा। और आप पंजाबी सिनेमा जो कि जिसके पास हिस्ट्री भरी पड़ी है, जलियांवाला का जो उसके ऊपर फिल्म बनाओ, मतलब आप
आपके पास मटेरियल पड़ा हुआ, रेडीमेड मटेरियल पड़ा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको स्क्रीन प्ले लिखना है। कहानियाँ ऐसी हैं, पंजाब के कल्चर में ऐसी कहानियाँ हैं कि जो अपने आप में वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकती हैं। जिस दिन हम अपनी आइडेंटिटी को सही से खुद करना शुरू कर देंगे रिप्रेजेंट, उस दिन हमें हल मिल जाएगा, उस दिन फिर बॉलीवुड भी बदल जाएगा जी। जिस दिन एक पंजाबी मूवी को ऑस्कर तक ले गए हम, उस दिन फिर बाकी जो हैं बाकी इंडिया के बाकी लोग जी। बोलना शुरू कर देंगे कि यू हैव नॉट ओनली मेड पंजाबी प्राउड, यू हैव मेड इंडिया प्राउड। और जब ऐसा होगा फिर बॉलीवुड का जो नज़रिया है ना वो बदलना शुरू होगा। तो हमें अपने सिनेमा से काम करना शुरू करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। सो आज के इस विषय के ऊपर आपके जो विचार हों आप ज़रूर हमको बताएं। हमने आज बात की कि कैसे बदलते हुए बॉलीवुड के अंदर सिखों का जो किरदार कुशी की गई, कभी उनको क्लाउन दिखाना, कभी उनको अल्कोहल एडिक्ट दिखा देना, कभी उनको सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी के किरदार के अंदर तक सीमित रखना। अगर वो बदला तो बदलने के साथ सिखों का जो प्राप्तियां थी, किरदार थी, तो मूवी का नाम अलग कर देना। जैसे किरणप्रीत कौर जी ने हल जिस बारे में बताया है, जो हल यही होना चाहिए कि एक समय के ऊपर जब बॉलीवुड फिल्मों के अंदर साउथ इंडियंस के कैरेक्टर को कॉमेडी कैरेक्टर दिखाया जाता था, तो अब साउथ इंडिया का सिनेमा ऐसा तगड़ा हो चुका है, ऐसा मजबूत हो चुका है कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब जाके रिकग्निशन हासिल करता है, तब इंडियंस कहते हैं दैट यू मेक अस प्राउड। तो हमको पंजाबी सिनेमा को भी थोड़ा इम्प्रूव करके, सुधार करके आगे थोड़ा बुलंदियों पर जाएं, अपने कंटेंट को हम सुधारें, तो हो सकता है बॉलीवुड के अंदर ऐसे आने वाले समय में हमको सिख किरदार जो कॉमेडी, ड्रग और अल्कोहलिक ऐसी चीज़ें से दूर हों, अच्छे नॉर्मल सिख परिवारों जैसे नजर आए। धन्यवाद किरणप्रीत कौर जी, आपने अपना समय दिया। कोशिश करेंगे ऐसे मुद्दों के ऊपर निरंतर बात करके अपने दर्शकों तक हम अपने विचार, थोड़ी सोच को और ब्रॉड करते हुए पहुंचाते रहें। धन्यवाद करते हैं आपका। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।